हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आज आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। और इसमें 526 से लेकर के 550 क्रम संख्या के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। और इसके पहले जो 21 प्रैक्टिस सेट हैं वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हैं हमारे प्लेलिस्ट में। आप जो लोग नहीं अभी देख पाए हैं, जो नए हैं, वो जा करके प्लेलिस्ट में चेक करके पीजीटी सोशियोलॉजी के नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आप उन सभी जो पहले के वीडियोज हैं उनको रिवाइज करिए। और जो इसके आगे वाले हैं वो लगातार एग्जामिनेशन जो कि आपका 18-19 जून में लगा हुआ है, उसके पहले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो भी चैनल पर बीच बीच में अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, तो आइए हमारे साथ और देखते हैं कि इस सीरीज में किस प्रकार से प्रश्न शामिल किए गए हैं। देखिए, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि घनिष्ठ आमने सामने के संबंधों की विशेषता वाले समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जो घनिष्ठ हैं और आमने सामने हैं उनके संबंध जो पाए जाते हैं उस समूह को क्या कहते हैं। तो संदर्भ समूह, प्राथमिक समूह, बाह्य समूह या द्वितीयक समूह। तो फ्रेंड्स, जिसमें आमने सामने का जो संबंध होता है वो अनौपचारिक होता है और इस संबंधों को क्या कहते हैं, प्राथमिक समूह क्या कहा जाता है। दो प्रकार के समूह होते हैं, एक प्राथमिक और द्वितीयक। तो यहाँ पे जब आमने सामने का रिलेशन है तो वो आपका प्राथमिक समूह में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों का कोई संकलन जिसमें वे एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंधों में बंधे होते हैं वे क्या कहलाते हैं। यानी मनुष्य का कोई संकलन है जिसमें वे एक दूसरे के साथ क्या है, सामाजिक संबंध, जो आपका सोशल रिलेशन है उसमें बंधे होते हैं, तो वो क्या कहे जाते हैं। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक आधार, सामाजिक संरचना या सामाजिक संगठन। तो फ्रेंड्स, उसको सामाजिक संरचना कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एक सामाजिक व्यवस्था में विशेषीकृत अंगों की अन्योन्यता जो पाई जाती है आधारित एकता को क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी जो अन्योन्यश्रित हैं उस पे आधारित जो उनकी यूनिटी है उसको क्या कहेंगे सामाजिक व्यवस्था में। प्रकारात्मक एकीकरण, सामाजिकरण एकीकरण, सामाजिक संगठनात्मक आत्म जो है आत्मीकरण। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रकार्यात्मक एकीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, तो जो फैमिली है उस शब्द का प्रयोग जो है बहुत सारे अर्थों में किया गया, यानी अनेक अर्थों में किया गया, लेकिन यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं, 4 ऑप्शन है, उसमें ये पूछ रहा कि कौन सा एक सही नहीं है। तो रक्त अथवा विवाह द्वारा जो संबंधित नातेदारी समूह होता है ये तो होता ही है। सामान्य पूर्वज वाला एक समूह भी परिवार कहलाता है। अपने बच्चों के साथ अगर एक व्यक्ति है तो वो भी परिवार है। एक आवास में ठहरने वाले व्यक्तियों का एक समूह, तो एक आवास में ठहरने वाले व्यक्तियों का एक समूह, तो आवास कोई भी हो सकता है, उसमें व्यक्ति ठहरे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ठहरने वाला व्यक्ति जो ठहरे हैं वो समूह मतलब परिवार ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट नहीं होगा, बाकी तीनों चीजें जो है वो सही है। ठीक है, वो फैमिली के अंतर्गत आएंगे, लेकिन डी वाला ऑप्शन ये नहीं आएगा। अगला प्रश्न है कि उच्च अंशों की वैयक्तिकता की विशेषता वाले परिवार को क्या कहते हैं। तो जो उच्च अंशों की वैयक्तिकता की विशेषता वाले फैमिली को क्या कहेंगे। संस्थात्मक परिवार, एकक अणुवादी परिवार, सहचर्य परिवार। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाएगा, ए बी सी। इसमें 3 ही ऑप्शन है, ए बी सी, डी वाला नहीं है, भूल देखिए गलती से वो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे रह गया है। तो इसमें लेकिन जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि उच्च अंशों की जो वैयक्तिकता की विशेषता वाले परिवार को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एकक अणुवादी परिवार। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान की वह शाखा जिसकी रुचि मुख्यतः धर्म और समाज के बीच घटित अंतःक्रियाओं के अध्ययन में है उसको क्या कहेंगे। इतिहास, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र या मनोविज्ञान। तो इसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स, यानी ज्ञान की वह शाखा जिसकी रुचि मुख्यतः धर्म और समाज के बीच घटित अंतःक्रिया जो पाई जाती है तो उसके अध्ययन में है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सोशियोलॉजी, यानी कि समाज शास्त्र। समाज शास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है, कौन कहता है, जो है ये जात फीमेल भी कहते हैं, स्वरूपों का अध्ययन, अंतःक्रियाओं का अध्ययन, जिन्स वर्ग भी कहते हैं, ये सब लोग रिलेटेड हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय से। तो ये सब जो चीजें हैं ये आपकी समाजशास्त्र से जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है, यानी धर्म भी है, सोसाइटी भी है, अंतःक्रिया भी है, तो ये आपका सोशियोलॉजी वाला पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की मुख्य सदस्य समस्या क्या है।
तो जो अनुसूचित जनजातियां हैं, जो उनके सदस्य हैं, उनकी मुख्य समस्याएं क्या हैं? सामाजिक दूरी, आर्थिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन या उक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो अनुसूचित जनजाति की अगर मुख्य समस्या देखी जाए फ्रेंड्स, तो वो क्या है, वो है शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो चीजें हैं ही, लेकिन जो मुख्य अगर यहाँ पे पूछ लिया है ना, एक वर्ड ध्यान रखिएगा, मुख्य समस्या। तो जो मुख्य समस्या होती है, जो प्रमुख समस्या है, वो है शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। समाजशास्त्र के प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाज की व्याख्या की गई है किसके अकॉर्डिंग? अंतः संबंधित इकाइयों की एक व्यवस्था के रूप में, ऐतिहासिक प्रघटना के रूप में, वर्ग संघर्ष के रूप में, परिवर्तनशील इकाई के रूप में। तो फ्रेंड्स, जो समाजशास्त्र का जो फंक्शनल अप्रोच है, उसके अंतर्गत अगर सोसाइटी की व्याख्या की गई है, समाज की व्याख्या की गई है, तो वो की गई है अंतः संबंधित इकाइयों की एक व्यवस्था के रूप में। ठीक है, तो अभी देखिए ऊपर जस्ट वही क्वेश्चन था ना, ये समाजशास्त्र क्या कर रहा था, तो अंतःक्रिया, तो वही चीज है ना, अंतः संबंधित इकाइयों की एक व्यवस्था के रूप में जो है ये की गई है प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किनके द्वारा समाज में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित एवं संचालित किया जाता है? तो किसके द्वारा? सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका या आदर्श नियम या सामाजिक मूल्य। तो फ्रेंड्स, जो सामाजिक आदर्श नियम होते हैं, ये क्या होते हैं? इन्हीं के द्वारा समाज में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित एवं संचालित किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि भूमिका की परिभाषा निम्न प्रकार से है। तो क्या हो जाएगा, भूमिका व्यक्ति की चेतना है, भूमिका परिस्थिति का व्यवहारिक एवं गत्यात्मक पहलू है, भूमिका व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया हुआ पद है, भूमिका जिम्मेदारी का एहसास है। तो लगभग सभी चीजें, लेकिन जो परिभाषा इसकी है वो क्या है, भूमिका परिस्थिति का व्यवहारिक एवं गत्यात्मक पहलू है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सामाजिक संरचना का मुख्य आधार क्या है? तो जो आपका सामाजिक संरचना है, उसका मुख्य आधार क्या है? राज्य, धर्म, संस्कृति या आपका जो है सामाजिक संबंध। तो फ्रेंड्स, जो सामाजिक संरचना होती है उसका मुख्य आधार है सोशल रिलेशंस, जो आपके हैं सामाजिक संबंध। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था का जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने का मूल कारण क्या था? तो जो वर्ण व्यवस्था थी, उसका जो जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने का मूल कारण क्या था? वर्ण का आधार जन्म को मानना, समाज में परंपरागत व्यवसायिक समूह को बनाना, पद जो सोपान में दृढ़ता को लाना या उक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसमें सभी हो जाएंगे, यानी वर्ण का आधार जन्म को मानना और समाज में जो परंपरागत व्यवसायिक समूह का बनना, पद सोपान में जो दृढ़ता पाई गई, तो और इसमें ऑल एबव हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है अगला, एक निश्चित स्थान एवं समय पर एकत्रित ऐसा समूह जो नियंत्रित एवं निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी सामान्य लक्ष्य के कार्यक्रम की ओर अभिमुख होता है, उसे क्या कहा जाएगा? समुदाय, भीड़, श्रोतागत या समिति। तो एक निश्चित स्थान है, ठीक है, एक निश्चित स्थान है, समय पर एकत्रित ऐसा समूह जो नियंत्रित एवं निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी सामान्य लक्ष्य के कार्यक्रम की ओर अभिमुख होता है, उसे क्या कहा जाएगा? तो जैसे मान लीजिए कभी कभी आपने देखा होगा विश्वविद्यालय वगैरह में जो है सेमिनार वगैरह आयोजित किए जाते हैं, ठीक है, तो उसका एक निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित समय होता है कि फला डेट को फला समय पर जो है ये चीज की जाएगी, कार्यक्रम को मतलब जो है संचालित किया जाएगा। फिर उसमें क्या होता है, समूह नियंत्रित किया जाता है, उसके जो उद्देश्य होते हैं उनको निर्धारित किया जाता है कि किसको क्या स्पीच देनी है, क्या चीजें हैं, कब कौन मतलब जो है जो आपका क्या कहते हैं, कौन उनको वेलकम करेगा, फिर स्वागत गीत होगा, फिर दीपोत्सव समारोह कब होगा, तो फला फला मतलब जो कार्यक्रम है, ये सब जो चीजें हैं, फिर उनको जो पानी है, मीठा है, ये सब जो चीजें हैं, फिर उनका स्पीच कब होगा, फला व्यक्ति का कब होगा, तो ये जो चीजें हैं उसको क्या कहा जाता है? तो ये भी एक प्रकार से आपने देखा होगा, तो ये एक एग्जाम्पल था, यानी एक निश्चित स्थान समय पर एकत्रित ऐसा समूह जो नियंत्रित एवं निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी सामान्य लक्ष्य के कार्यक्रम की ओर अभिमुख होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? समुदाय, भीड़, श्रोतागण या समिति। तो फ्रेंड्स, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे श्रोतागण। तो ऑप्शन सी ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि आकार रहित सामान्य संस्कृत युक्त अप्रत्यक्ष संबंध तथा मनोवैज्ञानिक स्तर पर सामान्य चेतना वाले बृहद समूह का किस अवधारणा से स्पष्ट किया जाता है? तो क्या कहेंगे उसको? आकार रहित सामान्य संस्कृत युक्त अप्रत्यक्ष संबंध,
यानी कि यहाँ पे देखिए सामान्य संस्कृति युक्त अप्रत्यक्ष संबंध तथा मनोवैज्ञानिक स्तर पर सामान्य चेतना वाले बृहद समूह का किस अवधारणा से स्पष्ट किया जाता है? तो भीड़, श्रोतागण, समाज या जनता। तो फ्रेंड्स इसको कहेंगे जनता। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार किया जा रहा है पीजीटी परीक्षा से जो है पहले, ताकि जो चैनल पे जुड़े हुए लोग हैं, जो लगातार मतलब जो है लगे हुए हैं पीजीटी एग्जामिनेशन को लेकर के 22 से ही, उनके लिए ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, ताकि जो है उनकी तैयारी में बहुत बच्चे फोन भी करते रहते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और लगातार ये जानकारी भी लेते हैं कि मैम हमारा जो है पढ़ने में अभी भी मतलब रुचि नहीं बन पा रही है, कैसे मैं तैयारी करूं। तो उनके लिए ये है कि सबसे पहले आप जो है पीजीटी का सिलेबस निकाल लीजिए, देख लीजिए कि उसमें क्या क्या पार्ट है सिलेबस में, आपके कौन से थिंकर हैं, कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या चीज है। और दूसरी चीज ये है कि सबसे पहले आप लोग उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको तो तैयार कर लीजिए, जितनी चीजें हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप बुकें वगैरह थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लीजिए, जिनके पास में अपना अपना नोट्स है, जो चीजें बनाई हैं आप लोगों ने पीजी वगैरह के दौरान, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। या जो लोग जैसे हमारे संस्थान में जुड़े हुए हैं, वो लोग तो लगातार 22 जब से वैकेंसी आई है तब से ही पूरे सिलेबस पे लगभग पूरी क्लासेज कंप्लीट करवाई गई, पूरे इसके पीडीएफ नोट्स संस्थान में दिए गए हैं। उसके बाद में लगातार टेस्ट के माध्यम से सारे सिलेबस पे लगातार मतलब क्वेश्चन करवाया गया। फिर ये सब चीजें जो है लगातार अब रिवाइज कर चुके हैं, फिर भी अभी कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा है कि अब भी मतलब पढ़ने में हमारा रुचि नहीं बन पा रहा है, मतलब ऐसे डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कितनी मेरिट जाएगी, क्या होगा। हायर एजुकेशन का पेपर देने के बाद में भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स दबाव में हैं कि पेपर इस तरीके से आया और मतलब जो है चीजें थी, और जो है कुछ बच्चों को छोड़ के कुछ लोगों के थोड़े क्वेश्चन डाउन है, किसी के ज्यादा है, तो उन सब चीजों की जो ऊहापोह है वो भी एक थोड़ा सा तनाव में है लोगों के कि मतलब कैसे क्या तैयारी करें। तो उनका थोड़ा सा एक ये है, तो उनके लिए सुझाव है कि आप सभी लोग जितने पीजीटी के टेस्ट मतलब हुए हैं एग्जामिनेशन के, यानी कि मान के चलिए कि आपके जो 2000 से लेके 2019 तक का जो पेपर है, लगभग उसको सारे पेपर आप लोग एक बार सॉल्व कीजिए। और सॉल्व क्या करना है, आप सॉल्व भी कर सकते हैं, उससे पता चलेगा कि हाँ आप कितने क्वेश्चन 125 में कर पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात हो गई। फिर आपको लगेगा कि आप लगभग 85% आपका तैयार है, सबसे बड़ा जो कॉन्फिडेंस होगा आपका वहां से आएगा। जब आप ये देख लीजिए कि हमें मतलब 125 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन हम प्लस में जा रहे हैं, तो आपको मतलब खुद ही स्वतः जो होता है मोटिवेशन ना, वो किसी और के मोटिवेशन से नहीं जगता है। तो जब आपको लग जाए कि हाँ मैं एक बार में ही 100 क्वेश्चन प्लस में जा रहा हूँ, जा रही हूँ, फिर उसके बाद में आप जो 15% की तैयारी है वो एग्जामिनेशन से 1 महीने 1.25 महीने पहले ही होती है, ठीक है। उसके लिए अब क्या करना है, तो सिलेबस से जुड़ी जितनी चीजें हैं वो चाहे आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से, क्लास के माध्यम से या किसी कोचिंग संस्थान के माध्यम से, जहां से भी आपने की है उसको अपना एक बार फटाफट रिवाइज कर डालिए। उसके बाद में जितने टेस्ट पेपर हैं उनको सॉल्व कीजिए। पीजीटी के जितने प्रमुख पेपर हुए हैं वो सब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, वो भी ऑथेंटिक आंसर के साथ में, सबसे बड़ी बात है। जब बुकों वगैरह में देखेंगे आप, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो जो आए हुए हैं, चाहे वो घटना चक्र हो, चाहे यूथ कंपटीशन की बुकें हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न उसमें जो है रॉन्ग रहते हैं उनके आंसर, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं वो हैं, लेकिन उसके बाद में ये संस्थान में कोशिश की गई है, अपडेट किया गया है कि वो सारी चीजें आप लोग ऑथेंटिक रिवाइज कर सकें, तो उतना आप लोगों के लिए इनफ है। उसके बाद में भी ये चीज है कि एग्जामिनेशन से पहले जो अतिरिक्त मान लीजिए कोई पुस्तकें हैं और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उनको भी लगातार बनाया जा रहा है। वो टेस्ट पेपर में भी हमारे यहाँ जो मॉक टेस्ट आयोजित किए जा रहे हैं वीकली, अब तो वीक में इस समय 2 मॉक टेस्ट हो गए हैं, तो वो सब जो चीजें हैं वो करवाई जा रही हैं। और कुछ प्रश्न जो ऑनलाइन है यूट्यूब पर, उनको भी अपलोड किया जा रहा है, ताकि जो बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं वो भी प्रैक्टिस कर सके। तो इस मोटिवेशन को अपना फॉलो करिए और लाइए और लगातार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बहुत अच्छा मतलब तैयारी होगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, लगे रहिए निरंतरता बना करके, और निरंतरता ही आप सभी लोगों को एक दिन सफलता दिलाएगी। किसी भी कोई भी लक्ष्य हो, अगर आप उसमें निरंतरता को बना करके लगे हुए हैं तो एक दिन उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसके एग्जाम्पल हैं, तो आप भी आगे बढ़िए उम्मीद के साथ में।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सफेद जादू से अदृश्य शक्तियों के माध्यम से क्या होता है? एक सफेद जादू होता है और एक काला जादू होता है। अब जाहिर सी बात है यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि दो प्रकार के जादू की चर्चा की किसने, सफेद जादू काला जादू। तो इसको किया था मेलिनोवस्की जी ने। यहाँ पे पूछ रहा है सफेद जादू। सफेद जादू से अदृश्य शक्तियों के माध्यम से क्या होता है? सफेद वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, लोगों का कल्याण किया जाता है, या लोगों का नुकसान किया जाता है, या ए और बी दोनों होता है। तो फ्रेंड्स, जो सफेद जादू होता है उससे लोगों का कल्याण किया जाता है, जबकि जो आपका काला जादू होता है उससे लोगों का क्या किया जाता है? नुकसान किया जाता है। ठीक है, तो जो सफेद है वो लोगों के कल्याण के लिए है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो गया। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल के खेल में दो टीमों के बीच होने वाली अंतःक्रिया में जो प्रतिस्पर्धा का स्वरूप है, उसकी प्रकृति है, उसे क्या कहेंगे? अवैक्तिक प्रतिस्पर्धा, वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा, संस्थागत प्रतिस्पर्धा, या सामूहिक प्रतिस्पर्धा। तो इसका जो फ्रेंड्स हो जाएगा, फुटबॉल के खेल में दो टीमों के बीच होने वाली अंतःक्रिया में जो प्रतिस्पर्धा का स्वरूप है उसकी प्रकृति क्या है? वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो गया। नौकरशाही एवं मैनेजमेंट संबंधों का अभ्युदय किस प्रकार के समाज में हुआ? परंपरागत, धार्मिक, पूर्व औद्योगिक, या प्रौद्योगिकीय। तो जो नौकरशाही मैनेजमेंट संबंधों का जो अभ्युदय हुआ था वो हुआ था प्रौद्योगिकीय। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सूची तैयार की जाती है? तो किस में की जाती है फ्रेंड्स? तो वो की जाती है ऑप्शन बी, यानी कि 341 और 342 लन करके रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बी हमारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न परिभाषा किसने दी कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है? ठीक है, तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, किसने कहा? कभी कभी पूछ लेता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, फला 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 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, तो किसने कहा? तो ये कहा है फ्रेंड्स वार्ड महोदय ने। किसने कहा है? वार्ड महोदय ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने परिवार से राज्य तक की संस्था अध्ययन का समाजशास्त्रियों का कार्य बताया? तो अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, या सभी? तो किसने बताया जो है कि जो है परिवार से राज्य तक की संस्था, यानी संस्था का समाजशास्त्रियों को कार्य बताया? तो ये बताया था हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब कुछ वीडियोज मैंने पहले भी बनाए थे उसमें बताए थे कि सामाजिक संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? हर्बर्ट स्पेंसर। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो भी आप हर्बर्ट स्पेंसर को लगाइएगा, चाहे वो उद्विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये जो चीजें हैं ये लन करके रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। संगठन अंतर संबंध की व्यवस्था का एक पहलू है, यह परिभाषा किसने दी? जॉनसन, इलियट तथा मैरिल, आकबर, निमकाफ, लियोनार्ड ब्रूम। तो किसने दिया है फ्रेंड्स? इस संगठन अंतर संबंध की व्यवस्था का एक पहलू है, तो ये कहा था फ्रेंड्स लियोनार्ड ब्रूम महोदय ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है, लन करके रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया गया है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके अनुसार अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया गया? तो किसमें दिया गया फ्रेंड्स? ये दिया गया है 330 में भी, 332 में भी, 334 में भी, यानी सभी में जो है अनुसूचित जाति को आरक्षण की बात की गई है। अगला प्रश्न है इसमें कि उत्तरी पूर्वी में पाई जाने वाली जनजाति है गुज्जर, कोली, मलायन, या कोया। तो कौन सी है उत्तरी पूर्वी में पाई जाने वाली जनजाति? तो ये है आपकी गुज्जर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? सर्वप्रथम, तो अनुसूचित जाति शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो किया गया था साइमन कमीशन के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। लास्ट है इस सीरीज का प्रश्न है, देखिए 550, एन इनविटेशन टू सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एन इनविटेशन टू सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्पेंगलर, या कोजर, कुप्पू स्वामी, या पीटर बर्गर। तो एन इनविटेशन टू सोशियोलॉजी, तो इनविटेशन टू सोशियोलॉजी ये जो पुस्तक लिखी थी ये किसने लिखी थी? पीटर बर्गर महोदय ने। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो महत्वपूर्ण सीरीज थी प्रश्नों की वो यहाँ पे समाप्त होती है। जल्द ही मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में अपने, यानी कि 23 नंबर वाला जो आपका टेस्ट है उसमें, और देखेंगे आगे के प्रश्नों को। तब तक आप सभी लोग चैनल पर बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।